तो पिच डेक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं फिर से एक बार। पिच डेक इज अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ्टन क्रिएटेड यूजिंग पावर पॉइंट और वेरियस अदर सॉफ्टवेयर्स टू प्रोवाइड योर ऑडियंस विद अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस प्लान। जनरली पिच डेक एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, एक ऐसा नोट है जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपने इन्वेस्टर को, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने फाउंडर्स को, अपने पार्टनर्स को बिजनेस प्लान के बारे में ब्रीफ कर सके। क्या प्लान है, क्या प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, कैसे उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई है, इसके बारे में वो सारी चीजें तैयार कर सकें। आगे लिखा हुआ है इसमें, यूज टू प्रोवाइड योर ऑडियंस विद अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस प्लान, यू विल यूजली यूज योर पिच डेक ड्यूरिंग फेस टू फेस और ऑनलाइन मीटिंग्स विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कस्टमर, पेरेंट्स, पार्टनर्स एंड को फाउंडर्स। ठीक है, तो आप अगर अपने, जनरली ये इन्वेस्टर्स के लिए ही दिखाई जाती है, हमेशा इन्वेस्टर्स से क्योंकि फंडिंग लेनी होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक फॉर्मेट है पिच डेक का, जिसमें सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे इस पेज पे, आप कंपनी का लोगो बनाएंगे अगर बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना कोई बात नहीं, वो आगे चल के बन जाएगा, या कोई भी ऑनलाइन भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स आते हैं जिनसे आप अपना कंपनी का लोगो बना सकते हैं। आप अपनी कंपनी के टैगलाइन या इस तरह की कोई चीज़, कोई स्लोगन वो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो फ्रंट पेज पे। फिर मैंने आपको बताया कि बीइंग एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव होता ये है कि वो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के फॉर्म में आप उसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। पिच डेक में आपको इनिशियल लेवल पे ही बहुत, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है और जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपको प्रॉब्लम लिख देनी होती है। एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, आप अपने मन से अपनी पिच डेक बना सकते हैं। और रतन टाटा ने कहा था कि आप 2 पेज की पिच डेक भी बना सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है, यूजफुल है। हमें बहुत लंबी पिच डेक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये फॉर्मेट इसमें 20 पेज है, कुछ लोग इससे ज्यादा पेज की भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी चॉइस है कि आपको अपनी पिच डेक को कितना बड़ा रखना है। तो मतलब आप 2 पेज भी बना सकते हैं और 50 पेज की प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आप अपने मन से कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे यू हैव टू आइडेंटिफाई बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर्स। तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर आइडेंटिफाई कर लेनी है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद, जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन देने वाले हैं। उटोपिया का मतलब होता है कि मतलब क्या परफेक्शन है और क्या, किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब एक तरह से राम राज, एकदम परफेक्ट। आप अपने कौन से प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में अंधेरा है, बिजली की जरूरत है, तो आपने वहां बल्ब लगा दिया। गर्मी का मौसम है, पहले लोग हाथ वाले पंखों का इस्तेमाल करते थे, किसी ने इलेक्ट्रिक फैन का इन्वेंशन कर दिया। फिर लोगों को लगा इसको और कैसे अच्छा करना है, तो किसी ने कूलर का इन्वेंशन किया। फिर उसके बाद एसी बनाए गए। अब देखते हैं आगे चल के क्या बनता है। तो इस तरह से अब खाना पकाने की समस्या थी, तो सबसे पहले जब आग का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई, उसके बाद हम लोगों ने पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, जिससे दिमाग को और शरीर को ऊर्जा कम लगती थी खाने को पचाने के लिए, और हमारा दिमाग और शरीर दूसरे कामों में कंसंट्रेट कर पाता था। तो धीरे धीरे हमारे जो होमोसेपियंस थे या हमारी जो आदि मानव थे, उनका विकास होने लगा, क्योंकि उन्होंने पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लकड़ियों का इस्तेमाल किया, लकड़ियों के बाद चूल्हे का इस्तेमाल किया, चिमनी वाले चूल्हे आ गए। उसके बाद फिर केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करने लगे खाना पकाने के लिए। फिर और तरक्की हुई और इन्वेंशन हुए, एलपीजी का इस्तेमाल हुआ। तो मतलब प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? खाना पकाना। कितना आसानी से आपको खाना पकाने के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल करा सकते हैं। फिर एलपीजी के बाद माइक्रो ओवन आ गए, और माइक्रो ओवन के बाद इंडक्शन आ गए। इंडक्शन में वो छोटा सा प्लास्टिक का रखा रहता है, ऊपर ग्लास लगा है, आपने पॉट रख दिया, बटन दबाया, गर्म हो गया, ना आग जल रही है ना धुआं हो रहा है, और बहुत कम एनर्जी भी लग रही है। एलपीजी के कंपैरिजन में भी वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का इंडक्शन यूज कर रहे हैं तो।
तो इस तरह से जैसे जैसे प्रॉब्लम के अच्छे से अच्छे सोल्यूशन देने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमारा पिच डेक में यही ऑब्जेक्टिव होगा कि हम बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कंज्यूमर की और उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखेंगे कि आप किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में यहाँ लिखेंगे कि क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आप कब तक अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, किस टाइम तक आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है कि इतने सालों में हमें इस लेवल पे पहुंचना है, इतने सालों पे हमें इस लेवल में पहुंचना है, लाइक दैट। फिर यहाँ पे आप ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, ग्राफ के फॉर्म। मतलब ये तो सिर्फ एक रेफरेंस है, आपको ऐसा कोई बनाने कंपलसरी नहीं है। टारगेट मार्केट अभी जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उससे आप समझ जाएंगे। तो ये फॉर्मेट है, इसको आपको फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब किन लोगों को आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने वाले हैं, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जितना बड़ा होगा आपकी प्रोडक्ट को सफल होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक बात और कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट निश पे जाना चाहिए। अगर हमारा निश जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा हमारी सक्सेस का चांस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि हमें ब्रॉडर बेस ऑफ मार्केट को कैप्चर करना चाहिए या निश में जाना चाहिए? मार्केटिंग निश समझते हैं ना, मान लीजिए दो डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां हैं। एक कंपनी क्या करती है कि आप कोई भी सेगमेंट के हो, आओ हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। दूसरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वो कहती है हम सिर्फ हॉस्पिटल सेक्टर को ही प्रमोट करते हैं। क्यों? उसके पास भयानक एक्सपर्टीज है कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट और कंपनियों को कैसे प्रमोट करना है। उसने अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया है उस पर्टिकुलर निश में, तो उसको कहेंगे निश मार्केटिंग। कि पूरी एक मार्केटिंग कंपनी है, वो सारे वो एफएमसीजी को भी प्रमोट कर रही है, वो रियल एस्टेट को भी कर रही है, वो ऑयल एंड गैस कंपनियों को भी कर रही है। जबकि एक दूसरी कंपनी है उसने कहा कि हम सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर को ही करेंगे, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसकी ही डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम उसी में एक्सपर्ट हैं। तो इसमें उसको क्या होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उनको पता है कि ये हमारे सेक्टर का एक्सपर्ट है, अगर हमें इसको काम कराएंगे, इससे काम कराएंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो वो उसके पास ही जाएंगी। जॉनसन एंड जॉनसन आपको पता है दुनिया की टॉप 5 टॉप 10 कंपनियों में आती है, शायद नहीं पता होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जबकि जॉनसन एंड जॉनसन क्या प्रोडक्ट बेचता है? हम लोग कोई जॉनसन जॉनसन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं क्या? तब भी वो इतनी बड़ी कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रखा है? सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स में, और वो एक्सपर्ट हैं। अगर किसी को भी बेबी प्रोडक्ट खरीदने हैं तो वो जॉनसन एंड जॉनसन को ही खरीदेगा। जैसे क्रीम बनाता है, पाउडर बनाता है, क्रीम पाउडर सोप बनाता है, शैम्पू बनाता है कि नहीं जॉनसन एंड जॉनसन? वो क्या बड़ों के लिए नहीं बना सकता है? बना सकता है ना, बहुत आसान है भाई, उसका तो प्लांट लगा ही हुआ है। लेकिन उसने अपने आप को क्या बता के रखा है पूरी दुनिया को कि वी हैव एक्सपर्टीज इन बेबी केयर प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट बड़ों के लिए नहीं है, हमारे प्रोडक्ट बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत प्योर हैं, बेबी स्किन्स के लिए ही बनाए गए हैं। अगर वो बड़ों के भी बनाने लगेगा ना तो फिर लोगों का शायद भरोसा हट जाएगा, सोचेगा अरे ये तो वही वाले प्रोडक्ट उनके लिए बनाते हैं, तो पता नहीं कैसा बनाते हैं, कहीं हार्श तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, केमिकल्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतनी छोटे सेगमेंट को उन्होंने टारगेट करके भी इतनी बड़ी मार्केट कैप को हासिल कर लिया है। और पता है आप लोगों को इस समय कोरोना वैक्सीन बनाने में सबसे आगे कौन सी कंपनी चल रही है? मतलब अगर कोई कोरोना वैक्सीन पे सबसे आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी R&D फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अगर हम बड़ी मार्केट को टारगेट करेंगे तो हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो हम लोगों ने देखा एप्पल क्या करता है, जॉनसन एंड जॉनसन क्या करता है, ये कंपनियां बहुत छोटे सेगमेंट को टारगेट करती हैं और तब भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, क्या सीख मिली? तो हमें पूरी दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर टारगेट ऑडियंस और डेडिकेटली उन्हीं की सेवा में समर्पित होना है। हमें टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसको अच्छे से सर्व करना है। सेपरेट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर। इसमें ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है कि वो लग्जरी क्लास है या अपर क्लास है या अल्ट्रा HNI है, ऐसा कुछ नहीं है।
स्पेशल सेट ऑफ ऑडियंस, सबसे गरीब लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बीड़ी का एग्जांपल है, तो बीड़ी मजदूर पीते हैं तो वो उसी को टारगेट कर रहे हैं। कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि एटलस साइकिल है, तो वो वाली साइकिल बनाती है जो दूध वाले है, उस तरह की इस्तेमाल करते हैं लोग। वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है, उसका वो पर्टिकुलर सेगमेंट है। हाँ, तो इस तरह से हर एक का सेगमेंट अलग है। तो आपको अपने पर्टिकुलर सेट ऑफ सेगमेंट को, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने बिजनेस में हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारा टारगेट ऑडियंस बेस जितना ज्यादा ब्रॉड हो उतना अच्छा है। ये भी एक बिल्कुल हकीकत है। देखिए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पहली बात ये, हमने दो एग्जांपल देखे, जॉनसन एंड जॉनसन और एप्पल, जिसने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाया। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट करते हैं। इसकी बात खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं। अगर आप पिच डेक बना रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आपको किसी के जेब से बहुत पैसा निकालना है। और आपको पैसा निकालना है किस बात के लिए? खाली उसको ख्याली पुलाव दिखाने अपने। ना आपके पास कुछ है देने के लिए, ना अभी कंपनी बनी है, ना अभी कोई प्रोडक्ट बना है, ना कोई सर्विस बनी है। कि जब आप एक पिच डेक बना रहे हैं तो आपको करना क्या है? आपको इन्वेस्टर की पॉकेट से बहुत पैसे निकालने हैं। और आप इन्वेस्टर की पॉकेट से बहुत पैसे निकालने जा रहे हैं, और उसके लिए अभी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है क्या? आपने अभी कोई सर्विस तैयार करी है क्या? जब हम पिच डेक दिखा रहे होते हैं उस समय हमारे पास प्रोडक्ट रेडी होता है सर? होता ही होगा, तभी तो सर सारी चीज। अगर रेडी हो जाएगा तो फिर हमें दिखाने की क्या जरूरत है? फिर तो बेचनेंगे ना सीधे। अभी मतलब खाली ख्याली पुलाव होते हैं। अभी हमने उस प्रोडक्ट के बारे में सोचा है कि ये बर्निंग प्रॉब्लम है मेरे कंज्यूमर की, इस सेट ऑफ ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है और इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना है। अभी मैंने वो सर्विस और प्रोडक्ट बनाए नहीं है। अगर मैंने बना लिया तो फिर पैसे की क्या जरूरत है? मतलब पैसा होगा तभी तो बनाया होगा, नहीं तो कैसे बना लेंगे? पैसा कब लेने जाएंगे? जब अभी मुझे बनाने के लिए प्लांट लगाना है, एम्प्लॉय हायर करने हैं, एडवर्टीजमेंट कराना है। अभी मैंने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, अभी मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो पिच डेक हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप करिए, पैसे लगाइए। मेरे पास प्लान है, मेरे पास एग्जीक्यूशन है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास ज़ील है, मेरे पास एंथुसियाज्म है, आपके पास पैसा है। तो हम दोनों मिलेंगे तो मैं आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी। बट पब्लिकली ऐसे किसी पर्टिकुलर प्लान को पब्लिक करना, तो इसमें रिस्क नहीं है सर? नहीं, रिस्क नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली जो बहुत सीक्रेट वाली चीजें होती हैं, तो उस बहुत सीक्रेट वाली चीज के लिए वो लोग उतना पोर्शन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर सीक्रेसी वाली चीज है, तो हम वो वाला पोर्शन नहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, एक रफ प्लान बताते हैं। और दूसरी चीज ये कि ज्यादातर बिजनेस में बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जियो है, रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने टेलीकॉम सेक्टर में काम किया। तो टेलीकॉम सेक्टर में तो 15-20 कंपनियां पहले से काम कर रही थी, और वो सब स्ट्रगल कर रही थी, पैसे कमाने के लिए आपस में संघर्ष कर रही थी, ब्लड बाथ हो रहा था, रेड ओशन बना हुआ था टेलीकॉम सेक्टर। तो ऐसे रेड ओशन में वो आए और उन्होंने अपना खुद का ब्लू ओशन क्रिएट किया। और बहुत, यानी एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्गर बहुत सारे लोग बेचते हैं, सब लोग बर्गर बेचते हैं, ठेले वाला भी बेचता है, लेकिन मैकडी ही क्यों दुनिया भर में सक्सेसफुल है? पिज्जा बहुत लोग बनाते हैं, हमारे घर में भी पिज्जा बनता है, हमारे मोहल्ले में ठेले वाला भी बनाता है, छोटे छोटे दुकानदार भी बनाते हैं, लेकिन डोमिनोज ही क्यों सक्सेसफुल है? तो बिजनेस प्लान आजकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट और नॉट? साबुन बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन लक्ष्य क्यों बिकता है? साबुन तो कोई भी बना सकता है, वॉशिंग पाउडर तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। कार तो सब कंपनियां बनाती हैं, ऑल्टो ही क्यों बिकती है? ऑल्टो में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज तो है नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार तो है नहीं, बहुत ऑर्डिनरी कार है। वैगन आर ही क्यों बिकती है? उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो है नहीं,
उससे बहुत अच्छी कारें आती हैं दुनिया में, गॉट इट और नॉट। सर लेकिन इनोवेटिव प्रोडक्ट में तो रिस्क हो सकता है सर, कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है इनोवेटिव, हाँ तो शायद रिस्क हो सकता है। हाँ, तो उस केस में कि अगर हम वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक इस तरह के एग्रीमेंट्स भी बनते हैं। दूसरी चीज ये कि हम लोग जब पिच डेक कर रहे होते हैं तो हम वो वाला पोर्शन मिस कर देते हैं, ठीक है। उसको ये कहते हैं कि ये चीज हम डिटेल में आपको तब बताएंगे, उस पर्टिकुलर उसको कैसे बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके सीक्रेट्स क्या हैं, उसको हम तब बताएंगे जब हमें आप पार्टनरशिप में आ जाएंगे। और जब उसने पार्टनरशिप में आ गया, पैसे दे दिए, तो फिर हमारा बिजनेस उसका बिजनेस बराबर है, फिर तो कोई बात नहीं, सीक्रेसी शेयर होगी। कोका कोला, आपको पता है कि दुनिया में ओके शब्द के बाद सबसे ज्यादा बोला जाने वाला, समझा जाने वाला वर्ड है पूरी दुनिया में। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो भी कोका कोला जानते हैं और ओके जानते हैं। आपको पता है कोका कोला में क्या है? वो एक सिरप है जिसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला है कि कितनी चीज कितने रेशियो में डालनी, क्योंकि कोला ड्रिंक्स तो कोई भी बना सकता है। एक आपने देखा होगा ठेले पे गोली सोडा बेचते हैं, उसके ऊपर वो नहीं कंचा लगा रहता है, वो खोलते हैं उसको पेचकस से और वो बेचते हैं। पिया होगा आप लोगों ने, मैं तो बहुत पिया बचपन में। गोली सोडा पिया किसी ने? यस सर, पिया है। हाँ, तो ठेले पे लेके आता है। तो मतलब एक ठेले वाला भी कोका कोला, गोल्ड स्पॉट, लिम्का बनाता है, लेकिन फर्क क्या है कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज मिलानी है। तो वो जो उनका जो टॉप सीक्रेट प्लान है वो एक तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है पिछले कई सौ सालों से, मतलब डिकेड से। और जो बना रहे हैं उसको भी नहीं पता कि इसमें क्या पड़ रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें मिलती है, मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसको बॉटलिंग प्लांट में भेज देते हैं। तो सीक्रेसी मेंटेन कर ली है। KFC का सीक्रेट, उसका जो क्रिस्पी वो होता है, चिकन होता है, उसका वो भी एक सीक्रेट फॉर्मूला है, कौन चीज कितने रेशियो में डालनी है। तो ये सीक्रेसी फिर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इस तरह का अगर आपका बिजनेस है तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। वो आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो फिर आप बता देते हैं कि ये सीक्रेसी हम लोग डिस्कस तब करेंगे, या फिर कभी कभी कोई चीज कभी किसी से डिस्कस नहीं करी जाती। जैसे कोका कोला का फॉर्मूला उसके डायरेक्टर्स को भी नहीं पता है, चेयरमैन को भी नहीं पता है, शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, बनाने वाले को भी नहीं पता है। उन्होंने उसको इस तरह से असेंबल किया है कि ये काम इस डिपार्टमेंट में होगा, ये काम इसमें होगा, सब मिला दिया जाएगा। किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज कितने मात्रा में मिलाई गई, ठीक है। तो इस तरह से सीक्रेसी भी आपको किसी किसी बिजनेस में मेंटेन करनी होगी। तो पिच डेक में आपको ध्यान क्या रखना है कि फिर से मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई बिजनेस प्लान बना रहे हैं, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक चीज ये कि हम मार्केटिंग निश का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सेगमेंटेड टारगेट ऑडियंस को पकड़ेंगे तब भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, तब भी हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं लाइक एप्पल। फिर दूसरी तरफ दूसरा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ये कि आपका बिजनेस उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा जितना आपका टारगेट ऑडियंस ज्यादा होगा। मतलब आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूम करने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका टर्नओवर बढ़ेगा और उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे कि कैडबरीज के लिए ये कहा जाता था कि बच्चा है क्या चॉकलेट खाता है, ठीक है, छोटे बच्चों की प्रोडक्ट थी वो। और अगर कोई बड़ा आदमी चॉकलेट खा रहा होता था तो उसको चिढ़ाते थे, बच्चा है क्या चॉकलेट खा रहा है, यानी निगेटिव इमेज बन गई थी उसकी। तो कैडबरीज ने विद द हेल्प ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन उसको तोड़ा। उन्होंने उसके एडवर्टीजमेंट में यूथ को लेके आए, क्रिकेटर्स को लेके आए, यंग लोगों को लेके आए, फिर उसको दिखाया कि ये ठीक है दोस्तों के लिए है और गिफ्ट करने के लिए है, इस तरह की चीजें यूथ को इन्वॉल्व किया। फिर उन्होंने और उसको टारगेट अपने ऑडियंस बेस को बढ़ाया, उन्होंने फेस्टिवल्स को इन्वॉल्व कर लिया, फिर उन्होंने बड़े बुजुर्गों को भी इन्वॉल्व कर लिया, फिर उन्होंने कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, मतलब वो पूरा उनका डेली प्रोडक्ट बना दिया, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बना डाला उसको, जो कि एक खाली एक निश मार्केटिंग में था, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करता था। वो पर्टिकुलर सेगमेंट को उन्होंने ब्रॉड बेस बहुत बढ़ा के पूरा ब्रॉड बेस कर दिया। मैं आपको एक और बताने जा रहा हूं कि इसमें एक और कंसेप्ट लगता है पिच डेक में। मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, फाइंडिंग गोल्ड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और हिंदुस्तान में, अफ्रीका में, यूरोप में, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग गरीबी है। और आप ये मान सकते हैं कि दुनिया की 5-10% वेल्थ, 5-10% लोगों के पास 80% वेल्थ है। तो यानी कि दुनिया के 60-70% लोग गरीब हैं, और 50% के नीचे के आसपास की पॉपुलेशन जो होगी दुनिया की, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास आएगी, जो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रही है, ठीक है। हैंड टू माउथ है और वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो लॉकडाउन हुआ
तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, रोज खाने कमाने वाले, डेली वेजेस वाले लोग, दिहाड़ी वाले लोग, या फिर उनको एक एक महीने की सैलरी मिलती है, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, तो ऐसे दुनिया की 50% पॉपुलेशन है। तो यानी दुनिया में सबसे ब्रॉड बेस क्या है, यही है। इस वाले टारगेट को, इस वाले ऑडियंस को टारगेट करके कैसे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं है। तो अगर कोई कंपनी, कोई एंटरप्रेन्योर एक प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने इन्वेस्टर के सामने और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब मैं इस वाले ऑडियंस से पैसे कमाऊंगा, तो आश्चर्य नहीं लगेगा ये? मतलब लोगों को लगेगा यार उनके पास पैसा ही नहीं है, तुम उससे कैसे कमाओगे? आप लोगों का क्या कमेंट है इस कंसेप्ट के बारे में? शायद पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि जैसे मैगी है, तो मैगी 5 रुपए की भी आती है, पार्ले जी बिस्किट 2 रुपए का भी आता है, अभी भी 5 रुपए का आता है। डव शैम्पू, डव जनरली महंगा प्रोडक्ट माना जाता है, लग्जरी आइटम माना जाता है, अपर सेगमेंट को टारगेट करता है, यस और नो? जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यानी गरीब लोग, हम लोग नहीं, मतलब मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस प्लान बनाने वाले, मतलब आप लोगों को सबसे पहले मैंने आप एग्जांपल दिया एप्पल का, जॉनसन एंड जॉनसन का, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जब हम कोई लग्जरी प्रोडक्ट बनाएंगे या हम कोई अमीर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप मतलब गरीब लोगों को टारगेट करके भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अमीर कंपनी है। डव किसको सेगमेंट, डव का टारगेट ऑडियंस कौन है? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास? अपर क्लास है, अपर मिडिल। हाँ, लेकिन आप किसी भी स्लम एरिया में चले जाएंगे तो आपको वहां पे जो नलका होता है जहां पे सब नहाते हैं एक साथ, बहुत सारे लोग वहां पे सड़क पे ही नहा लेते हैं, पानी आ रहा है फटाफट नहाया, तो वहां पे आपको डव के पाउच बहुत मिल जाएंगे, वहां आपको लक्स साबुन मिल जाएगा। क्योंकि वो 1 रुपए का, 1.5 रुपए का ही आता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लग्जरी आइटम बनाती हैं या फिर बहुत एक्सपेंसिव आइटम बनाती हैं, वो भी इस बात को समझती हैं, नेस्ले, पार्ले, डव, एचयूएल और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो टाइड बनाती है, टाइड भी अपर सेगमेंट के लिए होता है, सर्फ भी अपर सेगमेंट के लिए होता है, लेकिन इनके 2 रुपए 5 रुपए के छोटे शैशे भी आते हैं। महंगे पेस्ट, उनका 5 रुपए 10 रुपए का छोटा पेस्ट का भी पैकेट आता है, पाउच आता है, उससे भी आप काम चला सकते हैं। और हमेशा कैडबरीज चॉकलेट 5 रुपए की भी आती है, डेयरी मिल्क भी 5 रुपए की आती है। तो एक रिक्शे वाला या एक गरीब मजदूर या सबसे गरीब इंसान भी इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज फाइंडिंग गोल्ड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो जब भी आप अपनी पिच डेक बनाएंगे, जब भी आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अमीर लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, गरीब लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और उससे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि एचयूएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, पार्ले, ब्रिटानिया, ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। इनका मेन रेवेन्यू कहां से आता है? बॉटम ऑफ द पिरामिड से आता है। गॉट इट और नॉट? तो एचयूएल है वो क्या करता था कि अलग अलग टारगेट सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करता था। जैसे एचयूएल क्या करता था कि अपर क्लास के लिए उसने डव बनाया, मिडिल क्लास के लिए लक्स बनाया और लोअर क्लास के लिए उसने लाइफ बॉय बनाया था। यानी एचयूएल और प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या करते थे कि हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट बना के रखते थे ताकि हर एक कैटेगरी के लोग उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, कोई भी छूटे ना उनसे। तो उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन इंडिया में लाइफ बॉय था एक समय पे, फिर लक्स हो गया और अभी हमें लग रहा है कि डव की सेल बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। जल्दी से पिच डेक पे वापस आके इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे आके आपने साइज अपना डिफाइन किया मार्केट का। अब देखिएगा जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा वो आपको फायदा करेगा। समझ गए आप बात? कैडबरीज से, नेस्ले से, सर्फ से। तो आपको निश के साथ, अगर मार्केटिंग निश के साथ आपका टारगेट बेस अगर ब्रॉड भी हो जाएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपका ये जो पिच डेक है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको निश पे तो रहना है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है आपकी निश जितनी ज्यादा ब्रॉड हो उतना अच्छा है। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर पे काम करता है, लेकिन बच्चे भी तो हर सेकंड कितने पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में,
कहने के लिए तो वो मार्केटिंग निश है, लेकिन उसके कंज्यूमर रोज के रोज इतने बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है प्लेनेट की, और हर सेकंड कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए निश में रहते हुए भी उसका मार्केट बहुत ब्रॉड है। अब जैसे एप्पल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल नो डाउट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाता है, महंगे प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसने क्या कर रखा है कि रिफर्बिश भी बनाता है। फिर क्या है, जो उसके पुराने मॉडल हो जाते हैं वो उसको 15,000 20,000 का भी बेचने लगा है। तो यानी कि एक तरह से जो आउटडेटेड मॉडल है उसके, वो उसने उनके थ्रू मिड सेगमेंट में भी पैट बना ली है। ठीक है, मतलब उसका जो फ्लैगशिप फोन होता है वो तो 1 लाख रुपए के आसपास का होता है, लेकिन जो उसके थोड़े पुराने वर्जन होते हैं वो आपको 15-20 हजार के भी मिल जाएंगे। तो यानी कि उसने क्या कर रखा है, मार्केटिंग निश में तो है, वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाता है, सिर्फ और सिर्फ अपर सेगमेंट के लिए बनाता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट जो है वो मिडिल क्लास भी यूज करते हैं। यानी को निश में रहते रहते भी आप अपने निश को कितना ब्रॉड कर दें, ओके और नॉट। फिर उसके बाद आपको अपने कंपटीशन, बस आपको अपने कंपटीशन को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं पिच डेक में। आपके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको लिखना है। एडवांटेज की लिस्ट बताती है, जितने ज्यादा एडवांटेज होंगे उतना ही आपका जो इन्वेस्टर है उसको कंफर्टेबल रहेगा। आपके पास जितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होंगे, जितना ज्यादा आपके पास एडवांटेज होंगे, जितनी आपके पास एक्सपर्टीज होगी, उतना ही इन्वेस्टर के लिए आसान होगा आपको फंडिंग करना। फिर आपको यह भी बताना है कि आप कंपटीशन से कैसे निपटेंगे, जो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में उससे आप कैसे निपटेंगे, उसको कैसे टारगेट करेंगे, उसको कैसे काउंटर करेंगे, ये आपको बताना है। उसकी अप्रोच क्या हो सकती है, क्या क्या अप्रोच होगी आपके कंपटीशन को झेलने की, कंपटीशन को काउंटर करने की। ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, आपकी टीम क्या होगी, आपका विजन मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है, फ्यूचर का रोड मैप क्या होगा, 2000 में पहले क्वार्टर में ये करेंगे, दूसरे क्वार्टर में ये करेंगे, तीसरे क्वार्टर में ये करेंगे, 5 साल के बाद ये करेंगे, 10 साल के बाद ये करेंगे, पूरा आपका एक रोड मैप। फिर आप में लास्ट में आपका नाम वगैरह, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन हो गया। अब ये जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे ही बनाएं, आप इसको 2, 3, 4 पेज में भी बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पिच डेक के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आएंगी जब आप अपने कंपनी के लिए बिजनेस प्लान बना रहे होंगे, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, जब आप इन्वेस्टर से मिलने जाएंगे, और जब आप अपनी बिजनेस आइडिया को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन पिच डेक आपको बहुत काम आने वाला है। और मेरे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। आप जाइए, चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।